हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो क्लास 6। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है ऋग्वैदिक एंड मेगालिथ पीरियड। तो ऋग्वैदिक किसको कहते हैं? एक्चुअली अपने वहाँ एक वेद है और उस वेद का नाम जो है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद का जो समय है यह शुरू होता है लगभग 1500 साल पहले ईसा से, मतलब कि इसका टाइम होगा लगभग 1500 years ago when the ईसा मसीह was born। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1500 BC। अब उस समय क्या क्या चीज़ें रहीं, कैसे रहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जो है हमको देखना है कि ऋग्वेद एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऋग्वेद को हम एक इंफॉर्मेशन की, एक सूचनाओं की जो है स्रोत के रूप में लेते हैं। किस तरीके से जो है ऋग्वेद सूचनाएं देता है, क्या क्या चीज़ें देता है। एक्चुअली ऋग्वेद में है क्या कि देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। इसमें 10 मंडल हैं और कुल 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्तास। तो ये जो है हर सूक्त जो है वो अलग अलग समयों में रचा गया है। और ऋग्वेद के समय जब का ये है उस टाइम पे ये था कि पेपर का, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये जो है इसकी जो भी ऋचाएँ वगैरह होती हैं, जो श्लोक होते हैं, जो मंत्र होते हैं, उनको पीढ़ियों में जो है वो रटा के ओरली जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं। और बाद में जब आविष्कार हो गया पेपर का, तब जा कर के ये लिपिबद्ध हो पाया है, मतलब लिखा गया, रिटन फॉर्म में हो पाया है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज की फैमिली, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस और क्या चीज़ें। तो इसमें बताया है कि मतलब इंडो यूरोपियन जो आर्य लोग थे, इनका ओरिजिन माना जाता है, चूँकि ये ऋग्वेद जो है आर्यों का ही ग्रंथ माना जाता है। और माना जाता है कि ये जो है आए थे सेंट्रल एशिया से, ख़ास तौर से जो बैक्ट्रिया के बाद, मतलब हिस्ट्री में आप देखोगे तो बैक्ट्रिया अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह के रीजन है उसके पास से, ठीक है। तो उस क्षेत्र से आने की वजह से क्या है कि इनके साथ जो है थोड़ा सा यूरोपियन टच भी, क्योंकि यूराल पर्वत जो है वो बाइफर्टिएट करता है इंडिया और एशिया और यूरोप को। तो कुछ जो है वहाँ की चीज़ें रहीं। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे मिली। आर्यों की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। और ऐसा मतलब देखने में मिलता है भ्रातृ, भाई हिंदी में, और इंग्लिश में वही ब्रदर होता है, ठीक है, मातृ, माता, मदर। तो इस तरीके की चीज़ें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मिलती हैं। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी रही हैं आपकी बुक्स में और भी दिया हुआ है, मैं इतना ही लिख पाया इसमें, ठीक है। संस्कृत है, हिंदी है, सिंधी है, गुजराती है, असमी है, कश्मीरी है, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड एट्सेट्रा, ठीक है। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है ये आपका झारखंड और सेंट्रल एशिया का जो वो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो झारखंडी, बुंदेलखंडी, मतलब इस तरीके की जो लैंग्वेजेस हैं उस रीजन की, उड़िया वगैरह वो इसमें आएंगी, ठीक है, बंगला वगैरह भी। फिर तिब्बतो बर्मन है। तो तिब्बत और बर्मा नॉर्थ ईस्ट में आपकी 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, तो उस रीजन में जो है तिब्बत की जो लैंग्वेज है उसका और बर्मा में जो लैंग्वेज है उसका, इन दोनों का टच रहता है। और इस वजह से जो वहाँ की लैंग्वेज फैमिली है वो तिब्बतो वर्मन फैमिली
कही जाती है। फिर द्रविडियन फैमिली है। द्रविडियन फैमिली में हमारे साउथ इंडिया के लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो तमिल जो है तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्रा और तेलंगाना में बोली जाती है, कन्नड़ा कर्नाटका में और मलयालम केरला में बोली जाती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस रही हैं और इनका विकास जो है आप देखोगे तो एंशिएंट एरा से ही जो है ये चीज़ें रही हैं। इसके बाद से जिस पे हम कुछ मतलब ज़्यादा बात करनी है वो है स्टडी ऑफ ऋग्वेदा बाय हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने किस तरीके से ऋग्वेद को पढ़ा और क्या क्या चीज़ें वहाँ से समझ पाए, क्योंकि आम लोग जो है इसको एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं और वो इससे जो है हिस्ट्री से जोड़ के नहीं देखते हैं, वो बहुत ही आस्था से देखते हैं, धर्म की किताब मानते हैं इसको। तो हिस्टोरियंस ने इसमें पाया कि कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स रही और इम्पोर्टेंट रिवर्स रही, और इनमें नाम आता है इंडस का, सरस्वती का, सतलुज का, ब्यास का, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में, जबकि आपकी बुक में जो है 1-1 बार दिया हुआ है कि गंगा और यमुना का 1-1 बार जो है उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं है, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख रहा था। ठीक है, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, वो मैं मिस कर रहा था कि जो ऋग्वेद का पीरियड है ये पूरा वैदिक एरा, ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी, विलेज सोसाइटी थी, विलेज कल्चर था वहाँ पे। ठीक है, इसमें पहले कॉपर का ये लोग यूज़ करते थे और बाद में कॉपर ब्रांस, और बाद में जो है ये लोग जो है आयरन का यूज़ करने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें रही और ये जो है कम्प्लीटली विलेज कल्चर था इन लोगों का। हाँ, अब आते हैं तो ये सबसे अधिक बार जो है ऋग्वेद में अगर किसी का उल्लेख है, किसी का वर्णन है, कोई डिस्क्राइब की गई, कोई बताई गई है, तो वो इंडस है। दूसरे नंबर पे सरस्वती आती है। ठीक है, तो नदियों में सबसे अच्छी जो है ये मानी गई, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है ऋग्वेद में। ये चीज़ें रही थी। ठीक है, सतलुज और ब्यास, इनको जो है बहुत ही पवित्र इनको भी माना गया और इन्हें जो है घोड़े और गाय के पालक के रूप में देखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद से हम आते हैं वैल्यूएबल एनिमल्स। तो नो डाउट गाय और घोड़ा ये दोनों ही वैल्यूएबल थे आर्यों के लिए, ऋग्वैदिक पीपल के लिए। कारण क्या था कि ये जो है मतलब एग्रीकल्चर कम करते थे और चरवाही ज़्यादा करते थे, मतलब पिस्टोरियल्स थे ये। ठीक है, तो इनके पास जानवर रहते थे, जानवर जो थे और जानवर ही इनकी संपत्ति थे। ठीक है, और जो गाय है, गाय से इनको जो है बछड़ा खेती के लिए, साथ ही दूध और मांस प्लस चमड़ी से जो है बहुत सारी जो चीज़ें, क्लोथिंग वगैरह भी, तो ये चीज़ें मिल जाती थी इनको। हॉर्स जो है वो भी बाकी कामों में यूज़ होता था और लड़ाई के समय ये काम आता था, क्योंकि हॉर्स बहुत तेज़ भागता है, तो कहीं ना कहीं बोझा ढोने और दूसरे कामों में हॉर्स का यूज़ करते थे। और गाय जो है इनको फिटिंग करने का काम करती थी, इनके फूड प्रोवाइड, और मांस प्लस चमड़ी से जो है बहुत सारी जो चीज़ें, क्लोथिंग वगैरह भी, तो ये चीज़ें मिल जाती थी इनको। हॉर्स जो है वो भी बाकी कामों में यूज़ होता था और लड़ाई के समय ये काम आता था, क्योंकि हॉर्स बहुत तेज़ भागता है, तो कहीं ना कहीं बोझा ढोने और दूसरे कामों में हॉर्स का यूज़ करते थे। और गाय जो है इनको फिटिंग करने का काम करती थी, इनके फूड प्रोवाइड करने का काम करती थी। तो इस वजह से ये दोनों ही जो एनिमल्स थे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थे इन लोगों के लिए। फिर गॉड्स में हम देखें तो इंद्र, अग्नि, वरुण, नासत्य और रुद्र। ठीक है, इसके अलावा और भी देवता रहे, वायु, हाँ, तो लेकिन इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया और सबसे मतलब बड़ा देवता बताया गया। कारण ये कि इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, और ये पुरंदर का मतलब ही होता है किलों का नाश करने वाला, किलों को तोड़ने वाला। तो ये दूसरे जो क्लैंस या लोग, मतलब दूसरे फैमिली के या मतलब दूसरी जगह के जो लोग हैं जहाँ पे आर्य हमला करेंगे, तो
तो वहाँ के किलों को तोड़ने में इंद्र इनकी मदद करेंगे। तो इसलिए चूँकि लूटपाट वाला काम चल रहा है उस टाइम पे, तो नो डाउट कि उस देवता की महत्व ज़्यादा होगी, जो देवता जो है लुटेरों का सहयोग करेगा। तो वो जो है इंद्र सहयोग करते हैं उनका, मतलब ऐसा वो लोग मानते थे कि किलों को तोड़ने में इंद्र हमारी मदद करते हैं और हम फिर वहाँ से चीज़ें, उनके जानवर और उनकी जो चीज़ें हैं वो अनाज लेके आ पाते हैं। तो इंद्र थे। दूसरी चीज़, दूसरी पोजीशन पे थे अग्नि। अग्नि जो है बहुत सारी जो ये देवताओं की पूजा करते थे या आहुतियाँ देते थे, तो वो अग्नि जो है जोड़ने का काम करते थे देवताओं और मनुष्यों को। तो इस वजह से जो है अग्नि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तीसरी चीज़ क्या कि अग्नि के बाद से है वरुण। तो वरुण जो है ये वायु वगैरह के, नासत्य जो है ये सच्चाई और अच्छाई के देवता थे, और रुद्र स्वास्थ्य के देवता माने गए। ठीक है। किंग के बारे में है कि किंग जो है ऐसा नहीं कि कोई मतलब सक्सेसर होगा वो बनेगा, ऐसा नहीं था। किंग जो जन होता था, लोगों का समूह, लोगों का कबीला, तो कबीले में कोई एक व्यक्ति जो योग्यतम होता था वही राजा बनता था। ठीक है। और उसको राजन कहा जाता था। तो जन का जो मालिक होता था वो राजन होता था। ठीक है। आवश्यक नहीं था कि इसके पुत्र जो है वो राजन बने, क्योंकि जो योग्य होगा वही राजन बन पाएगा। ठीक है। टैक्सेस उस टाइम पे नहीं थे, कोई टैक्स कोई कर नहीं लगता था। लोग जो है स्वेच्छा से, वॉलंटरली जो है लोग गिफ्ट ऑफर करते थे, किसको? राजन को। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी? तो कैपिटल सिटीज़ नहीं थे, राजधानियाँ नहीं थी, पैलेसेस नहीं थे, बड़े बड़े भव्य महल नहीं थे, और राजा के पास खुद की आर्मी नहीं थी। ठीक है। ये चीज़ें नहीं थी। कोई अलग से जुडिशियल सिस्टम भी नहीं था। जुडिशरी का काम भी राजन ही देखते थे। राजन का ही काम था कि वो लोगों के बीच न्याय वगैरह का काम करें। आर्मी के लिए क्या था? लड़ाई के लिए जो कबीले के युवा थे, मजबूत शरीर वाले, वो राजा के साथ जाते थे लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। ठीक है। पैलेस था नहीं, जिनके झोपड़ी है जैसे भी उसी में रहना है सबको। ठीक है। और सिटीज़ डेवलप ही नहीं हुई थी। मैंने पहले ही बताया कि ये विलेज कल्चर था, तो सिटीज़ का एब्सेंस तो कम्प्लीटली था ही। ठीक है। तो ये जो है पूरा ऋग्वैदिक पीरियड की बातें रहीं। अब इसके बाद से हम मेगालिथ की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मेगालिथ, तो मेगालिथ जो है, और मेगालिथ पीरियड के बारे में हम बात करें तो ये लगभग आज से 3000 वर्ष पूर्व, मतलब कि 1000 BC में रहा। इसका जो सेंटर था, कहाँ कहाँ पे मेगालिथ्स मिले हैं, तो वो डेक्कन में था, नॉर्थ ईस्ट में था और कश्मीर में था। डेक्कन क्या है? डेक्कन एक्चुअली प्लाटू रीजन है जो इंडिया का है। ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, MP, ठीक है, इन इलाकों में मिल जाएगा। तो उन सारे इलाकों में भी जो है ये साइट्स मिली हैं, मेगालिथ साइट्स। ठीक है। मेगालिथ का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथ का मतलब होता है पत्थर। ठीक है। तो एक ऐसी साइट जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर को रखा गया हो। अब ये क्यों यूज़ किया जाता था? तो इसके पीछे चीज़ें बताई जाती हैं, या मतलब जो फाइंड की गई हैं वो ये है कि एक्चुअली ये सब बुरियल साइट्स थे। यहाँ पर जो है लोगों को दफनाया जाता था। बुरियल जो है होती थी, फ्यूनरल सेरेमनी होती थी। और ख़ास तौर से जो ऐसा भी माना जाता है कि जो बड़े स्टोन, जो मतलब साइज़ में काफ़ी बड़े थे, वो लोगों के प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस और उनके जो हीरोइक एक्टिविटीज़ को शो करता था कि मतलब वो कितने जो है वीर बहादुर वगैरह थे। ठीक है। कितने बहादुर थे, कितने वीर थे, और कितने रिच थे, कितने प्रॉस्पेरस थे। तो ये चीज़ें जो है उनको शो करती थी। तो इससे जो है क्या क्या चीज़ें पता चली, उसको हमने जो है आगे बनाया हुआ है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन
कि इन प्रेजेंट ऑल्सो गोंड एंड खासी यूज दिस टाइप ऑफ बुरियल रिचुअल्स। ठीक है, मतलब वो भी मेगालिथिक टाइप से जो है गोंड जनजाति और खासी जनजाति। तो गोंड जो है आपको मिलेगा एमपी में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। ठीक है, तो काफ़ी जगहों पे गोंड, चूँकि इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति तो मिलती है। ठीक है, तो सभी जगह गोंड लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ गोंड जो है वो ऐसा करेंगे। ठीक है, जो आज भी अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहीं पर दिखती हैं। खासी ट्राइबल जो है वो मिलेगा आपका नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में। ठीक है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, उधर जो है। ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में भी ये चीज़ें होती थी। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि कॉमन है, वो है कि यहाँ पर स्टोन्स की जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि खासी ट्राइबल वो भी पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ पर भी स्टोन मिलेंगे। कश्मीर है, वहाँ पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि हिमालय का रीजन है। और डेक्कन जो प्लेटू रीजन है, तो वहाँ पर भी आपको स्टोन मिल जाए। तो ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी और लोग इस तरीके से बुरियल का काम जो है वो करते थे, लोगों को दफनाने का काम करते थे। इसके बाद से बिलीफ्स ऑफ मेगालिथिक पीपल। तो मेगालिथ टाइम पे जो लोग थे उनका विश्वास क्या था? एक्चुअली उनको ये विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति अपने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करता है और इसके लिए उनके टूल्स और वेपन्स। ठीक है, अगर कारीगर है तो टूल्स, और अगर वो योद्धा है तो उसके वेपन्स, ये उसके साथ दफन किए जाते थे। कहीं कहीं पर जो है उसके साथ उसके पालतू जानवर, घोड़े वगैरह को भी दफन किया गया है। कहीं कहीं पर जो है उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके जो है आभूषण वगैरह भी दफन किए गए हैं, उनके साथ ही दफनाए गए हैं। सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन मेगालिथिक सोसाइटी। तो मेगालिथिक सोसाइटी में जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस होंगे उसके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि जो स्टोन की साइज होगी वो डिटरमाइन करेगी कि जो सोशल लेवल है वो क्या है। ठीक है, अगर बड़ा स्टोन लगा हुआ तो इट मीन्स कि वो जो है एक रिच पर्सन रहा, प्रॉस्पेरस पर्सन रहा, वो एक जो है वीर पुरुष था। ठीक है, तो ये चीज़ें। साथ ही अगर वो कमज़ोर होगा तो क्या होगा कि उसके मतलब स्टोन्स छोटे होंगे। ठीक है, वो गरीब तबके से आ रहा होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये इसको जो है बाइफर्टेट करेंगे। साथ ही जो बुरियल में जो सामग्रियाँ, जो सामान, जो मटेरियल्स यूज़ किए गए, जो उनके साथ दफनाए गए, ठीक है, तो उसमें स्टोन की बिट्स हैं, जो उन्होंने आभूषण पहने तो स्टोन्स का है या कॉपर का है या गोल्ड का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी थी और ये भी उनको बताती थी कि मतलब ये प्रॉस्पेरस था व्यक्ति जो दफनाया गया है या नहीं। तो इससे जो है सोशल लेवल के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद से है कि सेम बुरियल प्लेस फॉर सम फैमिलीज। तो कभी कभी एक ही बुरियल प्लेस पे, मतलब एक ही जगह, एक ही कब्र जहाँ पे लोग बनाते थे, जहाँ पे मेगालिथ्स बनाते थे, वहाँ पे कई फैमिली